का जो हमारा टॉपिक है वो यही है, सुपरस्टिशन, अंधविश्वास। हर समाज में, हर जनरेशन में कई सारे तरह के अंधविश्वास होते रहे हैं, हमें पता ही है। जो हमने बचपन में पढ़ा, आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले हर तरह के अंधविश्वास थे कि एक पर्टिकुलर कुआं है, वहाँ से सिर्फ इस तरह की जाति के लोग ही पानी पी सकते हैं, उस तरह के नहीं पी सकते, भेदभाव। और वो चलता गया, फिर आप में से हम जैसे कोई ना कोई आवाज़ उठाता है, फिर उस अंधविश्वास को या उस तरह के भेदभाव को हम रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब भी ऐसी कोशिश होती है तो ये थोड़ा आसान नहीं होता, क्योंकि उससे कुछ लोगों का कुछ नुकसान भी होता है, तो वो लोग विरोध भी करेंगे। लेकिन फिर भी हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए, एट द एंड ऑफ द डे हम एक समाज का हिस्सा हैं, और समाज को अगर कोई नुकसान होगा तो कहीं ना कहीं जाके आप चाहे कितने भी सेफ प्लेस में हो, वो नुकसान आपको होगा, आपके आने वाले जनरेशन को होगा। इसीलिए अगर हमारे समाज में, हमारे आसपास कोई भी ऐसी चीज़ हमें दिखे जो अंधविश्वास का रूप ले रही है, जिससे किसी भी तबके के इंसान को कोई ना कोई तरह का नुकसान हो रहा है, तो हमारा फर्ज है, बल्कि हमारा धर्म है कि हम अपनी आवाज़ को बुलंद करें और लोगों तक जागरूकता फैलाएं, और इस तरह के अंधविश्वास को हम रोकने के लिए कुछ ना कुछ कोशिश करें। जरूरी नहीं कि पहली कोशिश में सारा कुछ हो जाएगा, लेकिन कोशिश करना अपने आप में बड़ी बात है। तो उस कोशिश को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर से आपका स्वागत कर रहा हूँ, आप सारे पत्रकारों का, और आपके माध्यम से जो हजारों लाखों लोग इस वक्त लाइव मुझे देख रहे हैं अपने फेसबुक से, अपने यूट्यूब चैनल से, उनका भी। और यहाँ बात सिर्फ किसी चीज़ को सुधारने की नहीं है, यहाँ बात है आपकी लाइफ एंड डेथ की। सुधारेंगे तब जब हम जिंदा रहेंगे, और ठीक से जिंदा रहेंगे। अगर हम बीमारी के जाल में फंसे रहे, तो जब हम अपना ही सुधार नहीं कर पा रहे, तो किसी का क्या सुधार करेंगे। आप सबको याद है, आज का हमारी जो खास किताब का विमोचन होगा, मेडिकल सुपरस्टिशन, मेडिकल अंधविश्वास, जिसके जाल में आप या आपके घर के आसपास, जब मैं आप बोल रहा हूँ तो सारे पत्रकारों को भी संबोधित कर रहा हूँ, आप लोग अपने आप को पत्रकार ना माने अगले घंटे के लिए, क्योंकि आप भी समाज के हिस्सा हैं, और ये आपको भी इम्पैक्ट उतना ही करता है जितना किसी भी और को करता है। तो एज ए इंडिविजुअल आप इसको देखें कि हम सब किस प्रकार जाने अनजाने मेडिकल सुपरस्टिशन में इस तरह से घिरे हैं। मान लो कि हमें किसी ने पिंजरे में कैद कर दिया हो, वो एक ऐसा पिंजरा जो कि इनविजिबल है, लेकिन हमें घेरा हुआ है, बांधा हुआ है, हमारे जो पंख है उसको रोका हुआ है। तो हम उसकी बात कर रहे हैं जिससे बाहर निकलने की कोशिश है। आप इससे पहले पिछले महीने भी आए थे, उससे पिछले महीने 7 मार्च एलपीजी ऑडिटोरियम में भी आए थे, और तब मैंने ऐसे ही 7 सुपरस्टिशन यानी कि मेडिकल अंधविश्वास की बात की थी। एक बार फिर से कर लेते हैं वो 7 बातें क्या हैं सबूतों के साथ। वो 7 जो सुपरस्टिशन है, मेडिकल सुपरस्टिशन में बोलूँगा, ये मेडिकल अंधविश्वास जो आज के मॉडर्न समाज का हिस्सा बन चुका है काफ़ी समय से, उससे बाहर निकलना एज ए इंडिविजुअल आपके लिए ज़रूरी है, और बाहर निकालना वो हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। तो वो 7 सुपरस्टिशन क्या है? नोटिस बैक। पहला, ये एक तरह से 7 चैलेंज के रूप में मैंने पेश किया था, काफ़ी महीने पहले से चल रहा है, और आज फिर से एक बार दोहरा देता हूँ। और पहला मेडिकल सुपरस्टिशन का जो मेरे पहले 7 चैलेंजेस हैं जो लगातार चल रहे हैं। There is no allopathic drug that can cure any disease even by 1%. दुनिया में कोई भी ऐसी एलोपैथी की दवाई नहीं बनी जिससे कोई भी बीमारी 1% भी ठीक होती है। अगर मेरी इस बात को कोई गलत साबित कर देगा तो मैं उसको 10 लाख रुपये दे दूंगा, ये आपको पता ही है। ये शब्द काफ़ी समय से चल रहा है, और हमने जितने तरह के मेडिकल एसोसिएशन है भारत में, मेडिकल काउंसिल है, हेल्थ मिनिस्ट्री है, सब कुछ पता लिखा है कि एलोपैथी की ऐसी कोई भी एक दवाई नहीं है जिससे कोई भी एक बीमारी 1% भी ठीक हो जाए। मेरी इस बात को कोई गलत साबित करेगा तो ये 10 लाख रुपये दे दूंगा। और हमने न्योता दिया हर तरह के डॉक्टर्स को, हर तरह के एसोसिएशन को, लेकिन अभी तक कोई आया नहीं, क्योंकि ये बात सच है। अगर तो ये बात सच है तो जरा सोच के देखिए, जिस तरह की दवाइयाँ आप ले रहे हैं वो क्या करने के लिए ले रहे हैं, क्या चीज़ ठीक करना चाहते हैं, जबकि कोई चीज़ ठीक होती ही नहीं है। ठीक तो होती ही नहीं है, लेकिन इंसान इस बहाने और बीमार पड़ जाता है। आज की जो किताब मैं रिलीज करूंगा, इस किताब में सारे एविडेंस होंगे, ऑल काइंड ऑफ एविडेंसेस मिल गए। दूसरा जो सुपरस्टिशन है, ये थोड़ा खतरनाक सा आपको लगेगा
कि कुत्ते ने अगर काट लिया तो वैक्सीन तो लगाना पड़ेगा, रेबीज का वैक्सीन नहीं तो हो गए। ये एक तरह का अंधविश्वास है, पूरी तरह से अंधविश्वास है। आपको जान के ताज्जुब होगा कि पिछले 70 सालों से या 80 सालों से, जब से ये रेबीज का वैक्सीन आया है, तब से लेकर अभी तक का कोई एक भी ऐसा ट्रायल नहीं जिससे सिद्ध हो जाए कि कुत्ते के काटने के बाद रेबीज के वैक्सीन लगाने से किसी को भी किसी तरह का कोई फायदा हो सकता है। ऐसे ट्रायल जरूर है जिससे ये पता चलता है कि नुकसान हो जाएगा। एक इंसान जो अदरवाइज नहीं मरता कुत्ते के काटने के बाद, रेबीज के वैक्सीन लगाने के बाद जरूर मर जाएगा। ऐसे ट्रायल जरूर हुए हैं। तो इसके सारे सबूत भी मेरी इसी किताब में है जो आज हम विमोचन करने वाले हैं। तो जो मैंने बताया इसे कोई गलत साबित करेगा तो कुछ 10 लाख रुपये मिल जाएंगे, और जो मैंने बताया को साबित करने के जो सबूत हैं वो इस किताब में जो आज रिलीज होगा। और तीसरा, HIV एड्स इज फेक। HIV से एड्स हो जाएगा या हो जाता है, ये आप सब सुनते आए हैं, है ना। जबकि सच्चाई है कि HIV नाम की कोई वायरस ही नहीं है। तो ये है एक अंधविश्वास, इस तरह से बनाया गया साइंस के बहाने, साइंस के नाम पे। ये तो साइंटिफिक है। कोई भी चीज़ साइंटिफिक कब बोलेंगे हम? कोई भी चीज़ साइंटिफिक तब बोलेंगे जब उसके सबूत हो, जो उसके एविडेंस हो, जो प्रूव किया जा सके, जो रिपीटेडली प्रूव किया जा सके, जो बार बार वही वाला एक्सपेरिमेंट करेंगे तो सेम ही रिजल्ट आए तो उसे साइंस बोलेंगे। तो एज ए स्टूडेंट ऑफ साइंस, अगर आपको कोई एविडेंस नहीं दिख रहा है और फिर भी आप शांत हैं, तो साइंस का अपमान हो गया, आपका खुद का अपमान हो गया। आपने साइंस किया, पढ़ा, लेकिन उस साइंस को साइंटिफिक तरीके से आपने सोचा नहीं, और साइंस के नाम पे अगर कोई बोल रहा है HIV से एड्स होता है लेकिन बिना सबूत के, तो और आप कुछ बोल नहीं रहे हैं, एटलीस्ट सबूत मांग तो सकते हैं। कोई अगर सबूत दे देगा कि HIV से एड्स होता है तो 10 लाख रुपये और दे दूंगा। ये जो शर्त है ये मैंने आज से नहीं 2018 से रखी हुई है। 2018 अप्रैल 7 अप्रैल 2018 से रखा वर्ल्ड हेल्थ डे से, कि अगर HIV से एड्स होता है तो एक काम कीजिए, आपके हिसाब से, मैं ये आप सबको बोल रहा हूँ ओपनली कि, और पहले भी बोला है, आपको पता ही है कि कोई भी ऐसा बंदा ले आओ जिसको आपके हिसाब से एड्स का पेशेंट हो, उसका खून मेरे बॉडी में डाल दो तो मुझे भी एड्स हो जाएगा, तो मैं वॉलंटियर करने को तैयार हूँ। कोई बोलेगा अनएथिकल है, तो एक कुत्ते के बॉडी में डाल दो उसको भी HIV हो जाएगा। आपको जाके हैरानी होगी, इस तरह का कोई भी रिसर्च अभी तक किसी ने किया ही नहीं, क्योंकि पता है कि भाई डालेंगे क्या, डालने के लिए HIV का वो कुछ वायरस तो चाहिए, वो वायरस होगा तभी तो कुछ डालेंगे। क्या चौथा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आज के बच्चों में जुड़ा है, आपके हमारे बच्चों में जुड़ा है। देयर इज नो एविडेंस टू प्रूव दैट चाइल्डहुड वैक्सीनेशन प्रोवाइड एनी बेनिफिट टू द चाइल्ड, हाउएवर इट हैज बीन प्रूवन दैट इट कॉजेस न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। बच्चों में लगाए जाने वाली वैक्सीन, जब मैं छोटा था तो मेरे डैड को बताते हैं 3-4 वैक्सीन तब लगते थे, मुझे भी लगे होंगे 3-4 वैक्सीन। आज की तारीख में आप किसी भी माँ बाप से पूछिए जो नए बच्चे पैदा हो रहे हैं, 30 से 40 वैक्सीन लगते हैं। 30 से 40 बचपन में लगाए जाने वाले वैक्सीन आज लगते हैं। नतीजा ये है कि आज की तारीख में भारत में करीब 50 लाख ऑटिज्म के बच्चे हैं, करीब 2 से 3 करोड़ ADHD के बच्चे हैं, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, करीब 30 से 50 लाख सेरेब्रल पाल्सी के बच्चे हैं। तो ये क्या होती है बीमारी, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। इतनी भयंकर बीमारी की सोच के भी आपके रूप काम चाहेंगे। ये तीनों बीमारियों के 3 बच्चे हमारे पास अभी हैं, आपसे मिलाऊंगा अभी, और अच्छी बात है कि वो ठीक हो सकते हैं और वो ठीक हो गए हैं। फिर आगे चलते हैं। मेमोग्राम, बायोप्सी एंड पेट स्कैन हैव द पोटेंशियल टू कॉज कैंसर। नॉर्मली डॉक्टर बोलता है कि पेट स्कैन करा लो, पता चल जाएगा कैंसर है कि नहीं है, जबकि सच्चाई ये है कि पेट स्कैन कराने से कैंसर हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप सबने क्लास 8वीं में पढ़ा है कि भाई रेडियोएक्टिव मटेरियल से कैंसर होता है, सभी ने पढ़ा है। अब वही रेडियोएक्टिव मटेरियल पेट स्कैन के बहाने जब बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, ब्लड में डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं, तो वो बॉडी में सर्कुलेट करने लगता है। रेडियोएक्टिव मटेरियल, सोच के देखिए, दुनिया का सबसे खतरनाक पॉइजन है। और फिर हम बोलते हैं कि हम तो कैंसर को डायग्नोज करना चाह रहे हैं। कैंसर को डायग्नोज नहीं करना चाह रहे, उसके बहाने कैंसर को पैदा करना चाह रहे हैं। दैट इज व्हाई द कैंसर इंडस्ट्री। मैंने जो भी बताया, मेमोग्राम, बायोप्सी एंड पेट स्कैन से कैंसर होता है, हो सकता है, इसके सबूत आपको इस किताब में मिल जाएंगे। और मेरी बात को गलत साबित करेगा तो दस्तावेज और मिल जाएंगे। और छठवीं बात, कोविड-19 वैक्सीन हैज कॉज्ड इंक्रीज लाइफस्टाइल डिजीज एंड सर्टेन डेथ। ये हम सबको पता है, ये ओपन सीक्रेट है। कोविड-19 की वैक्सीन लगाने के बाद हम इंसान, आप इंसान, मैंने तो खैर लगाया नहीं, मैं 2020 से बोलता आया हूँ, जब वैक्सीन आई नहीं थी, कभी मत लगाना इसको। स्लो पॉइजन है, इंस्टेंट डेथ भी हो सकती है, धीरे धीरे आप डीजेनरेटिवली हर दिन मरेंगे। लेकिन जिस तरह का माहौल था, प्रेशर था, अधिकतर लोगों ने लगा लिया और वो झेल भी रहे।
अगर कोई ये साबित करते कोविड वैक्सीन से किसी का कोई फायदा हुआ है सिवाय फार्मास्यूटिकल कंपनीज के, तो मैं उसको 10 लाख रुपये दूंगा। आखिरी बात जो आज का एक महत्वपूर्ण टॉपिक भी है, ऑटिज्म ADHD इज नॉट अ जेनेटिक डिसऑर्डर एंड इज क्यूरेबल टू अ ग्रेट एक्सटेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑटिज्म ADHD जिन्हें डॉक्टर बोल देते हैं ये तो जेनेटिक है। डॉक्टर्स के पास, आज के एलोपैथी डॉक्टर्स के पास जब किसी बात का कोई जवाब नहीं होता, उठा के पूर्वजों में डाल देते हैं। आपकी पूर्वजों की गलती, जेनेटिक है भाई। जेनेटिक का मतलब क्या होता है ये समझना पड़ेगा। जेनेटिक का मतलब यह है कि मेरा बच्चा जब पैदा होगा तो मेरा जो भी रंग है वो वैसे कुछ होगा उसका रंग, मेरे जैसे बाल है वैसे कुछ बाल होंगे, मेरी जैसे आंखें वैसे कुछ आंखें होंगी, तो वो जेनेटिक है। लेकिन जो मेरे पास है ही नहीं वो बच्चे को हो गया तो वो जेनेटिक नहीं माना जाएगा। ऑटिज्म ADHD सेरेब्रल पाल्सी ये सारे जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं बोल सकते क्योंकि ये उनके पेरेंट्स को था ही नहीं। तो फिर डॉक्टर ने फिर भी इल्जाम लगा दिया कि आपके परदादा इसलिए रिस्पॉन्सिबल है, जबकि असली बात यह है वो डॉक्टर खुद रिस्पॉन्सिबल है जिसने बच्चे को वैक्सीन लगाया, बार बार लगाया, एक हेल्दी पैदा हुआ वैक्सीन बच्चा। आप देखेंगे मिलेंगे ऐसे 3 बच्चों से आज, और वो धीरे धीरे वो सुस्त पड़ता चला गया, उसके हाथ पैर काम करते बंद हो गए और धीरे धीरे वो पेशेंट हो गए। ये होता क्या है समझना पड़ेगा। ऑटिज्म क्या होता है, ऑटिज्म के बच्चे कैसे पहचानेंगे। ऑटिज्म का मतलब होता है एक 10 साल का बच्चा लेकिन उसका दिमाग 2 साल का है, उसके अंदर का जो ब्रेन है वो 2 साल का हो और बच्चा 10 साल का हो तो ऑटिज्म है। अब 2 साल का बच्चा क्या करेगा, दिमाग वाला वो खुद से ब्रश नहीं कर सकता, खुद से कपड़े नहीं पहन सकता, खुद से ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता, वो अपने में खोया रहता है। यानी कि बच्चे की शरीर बड़ा होता चला गया लेकिन उसका दिमाग 2 साल में टिक गया। ये है ऑटिज्म, राइट। तो ऑटिज्म मतलब कि बच्चे का बॉडी ग्रो कर रहा है बाकी बच्चों की तरह सामान्य तरीके से, लेकिन उसका ब्रेन ग्रो करना रुक गया है। 1 साल के बाद ही रुक गया है, यानी कि वो बोलना सीखा नहीं तो 10 साल का हो गया लेकिन बोलना भी नहीं आ रहा उसको, क्योंकि ब्रेन तो 1 ही साल का है ना उसका, राइट। अगर 2 साल में रुक गया तो थोड़ा बहुत बोल पाता है, ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाता, लेकिन कपड़े वगैरह पहनना वगैरह सीखा नहीं उसने, ब्रश करना सीखा नहीं, 2 साल के अंदर ही उसका ग्रोथ रुक गई, दिमाग का ग्रोथ, इसे कहते हैं ऑटिज्म। अब आसान भाषा में समझते हैं ADHD क्या है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये भी वैक्सीन की देन है, वैक्सीन बच्चों में जो लगाई जाने वाली वैक्सीन है। सारे सबूत इस किताब में हैं, ये आप आज रिलीज करेंगे, आप सब लीजिएगा। ADHD सिंपल भाषा में एक बच्चे की बॉडी है लेकिन उसके अंदर बंदर की आत्मा है। जरा सोच के देखिए, हम सब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, यहाँ एक बंदर आ जाए, यहाँ बंदर बिठा दिया जाए तो क्या होगा। आप बोलेंगे कुछ भी हो सकता है, आपका मोबाइल उठा के फेंक सकता है वो, आपका चश्मा उठा के निकाल सकता है वो, इस सारे माइक को उड़ा के फेंक सकता है वो, इस चेयर के ऊपर या इस डैश के ऊपर वो जंप कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, वो पंखे में लटक सकता है, कुछ भी कर सकता है। जो एक बंदर कर सकता है वो एक बच्चा करता है 10 साल का। कहीं भी चढ़ सकता है, वॉल के ऊपर चढ़ सकता है, सारा कुछ कर सकता है, जस्ट लाइक ए मंकी, अनप्रेडिक्टेबल। इसे कहते हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तीसरी तरह की बीमारी है दैट्स कॉल्ड सेरेब्रल पाल्सी, और ऐसे बच्चे से भी आप मिलाएंगे आपको। सेरेब्रल पाल्सी क्या है समझने के लिए, होता क्यों है वो तो क्लियर है, अभी डॉक्टर नमिता और क्लियर करते हैं। सर सबका जो खेल की शुरुआत होती है वैक्सीन, हर बच्चे को यही बीमारी नहीं होगी, किसी बच्चे को कुछ, किसी बच्चे को कुछ होगी बीमारी, लेकिन हर बच्चे को कुछ ना कुछ होता ही है इतने सारे वैक्सीन लगाने के बाद। आप गौर से देखेंगे, अपने घर के बाहर देखिए, स्कूल में जाके देखिए, किसी भी स्कूल में चले जाइए, आप खोलिए, हर तीसरे बच्चे को चश्मा पहना हुआ नजर आएगा, हर दूसरे बच्चे को डेंटल प्रॉब्लम आपको दिखाई देगा, हर चौथे बच्चे को इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर भयंकर तरह से दिखेगा, हर 10 में से एक बच्चे को ADHD यानी कि बंदर वाला जो बीमारी मैंने बताई वो दिखेगी, हर 100 में से एक बच्चे को ऑटिज्म मतलब बच्चे की ग्रोथ 10 साल की लेकिन उसका दिमाग 2 साल का वो दिखेगा, हर 500 में से एक बच्चे को दिखेगा दैट इज सेरेब्रल पाल्सी, जिसकी बात हम कर रहे हैं। सेरेब्रल पाल्सी का मतलब होता है कि एक अच्छे से सुंदर से नाजुक से ब्रेन को, एक अच्छे दिमाग को एक खराब बॉडी में कैद कर देना। बॉडी एक पिंजरा बन गई है जिसमें एक अच्छा सा ब्रेन है, ब्रेन तो ठीक है लेकिन बॉडी एक पिंजरा है। जिस तरह से मान लो आपको कोई पिंजरे में बांध दे तो आप क्या कर पाएंगे, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आप चाहते हैं कि आप बाहर निकल जाएं, आप चाहते हैं कि आप खाना खा लें, आप चाहते हैं कि कहीं चले जाएं, लेकिन वो पिंजरा आपको कैद करके रख रहा है। आपका दिमाग जो भी चाहता है वो कर नहीं पा रहे बिकॉज पिंजरे में आप कैद हैं। सेरेब्रल पाल्सी के जो बच्चे होते हैं वो अपने बॉडी के पिंजरे में कैद होते हैं। सेरेब्रल पाल्सी का मतलब कि ब्रेन उसका अच्छा है, उतना ही अच्छा जितना किसी और बच्चे का है, लेकिन बॉडी साथ नहीं दे रही है।
जैसे आपका बॉडी साथ दे रही है, आप अपने बॉडी को बोल रहे गर्दन को सीधे रखो, गर्दन को सीधे रख रही है ना बॉडी, लेकिन वो बच्चे का ब्रेन बोलेगा गर्दन सीधे रखो, वो ऐसे ही रहेगा। उस बच्चे का ब्रेन बोलेगा भाई हाथ को ऊपर उठाओ, वो नहीं उठेगा। उस बच्चे का बॉडी बोलेगा मुझे खाना खाना है, मुंह तक हाथ पहुंचाओ, तो खाना भी मुंह तक लाना पड़ेगा। और कई बार ऐसा भी होगा कि ब्रेन बोलेगा जीभ को या दांत को भी चबाओ नहीं सकता, फिर पाइप से देना पड़ेगा। मतलब कि ब्रेन बिल्कुल ठीक है, लेकिन बॉडी में कैद है एक ऐसा बॉडी जो पिंजरे की तरह है, इसे बोलते हैं सेरेब्रल पाल्सी। तो आप समझ रहे हैं कितनी भयंकर बीमारी है, वो भी शुरुआत में, और वो भी इसलिए नहीं कि वो बीमार पैदा हुआ, तो वो बीमार पैदा नहीं हुआ था, उसे बीमार बनाया गया। यही पे आता है मेडिकल सुपरस्टिशन। मतलब पेरेंट्स की सोच, जाहिर सी बात है पेरेंट्स को जिस तरह से एजुकेट किया गया है कि बच्चा पैदा हो गया तो वैक्सीन लगाना पड़ेगा, 30 हो 40 हो 50 हो, यूएस में तो 70 वैक्सीन लगते थे जनवरी महीने तक। और तब तक ये पता चल गया अधिकतर लोगों को कि वैक्सीन की वजह से वहाँ तो हालत और ख़राब है, वहाँ हर तीसरे बच्चे को ये सारी बीमारियाँ दिखेंगी आज की तारीख में जो पैदा हो रहे हैं। और उन 70 में से 60 वैक्सीन को वहाँ पे ख़त्म कर दिया गया, ये बोल के कि इससे बच्चों में न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है। तो जिस देश से पूरे दुनिया में वैक्सीन आया, उस देश ने सबसे पहले वैक्सीन को खत्म कर दिया। ये अपने आप में सबूत है, और बाकी सबूत तो मैंने इस किताब में दे ही दिए, वो पढ़ सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इट इज टोटली प्रिवेंटेबल, एट द सेम टाइम इट इज क्योरेबल टू द ग्रेट एक्सटेंट। ये प्रिवेंटेबल भी है और ठीक भी हो सकता है। प्रिवेंटेबल कैसे होगा कि हो ही ना कि बच्चों को वैक्सीन लगाओ मत। अब सवाल आपके फिर आएंगे, अगर नहीं लगाएंगे तो पोलियो हो गया तो क्या होगा, ट्यूबरकुलोसिस हो गया तो क्या होगा? क्या आपको पता है कि को होगा? कैसे पता कि नहीं लगाने से बचेंगे और नहीं लगाने से हो जाएगा? क्या सबूत है? सारे सबूत मैंने दे दिए हैं इसी किताब में, जिसका विमोचन आज करेंगे। और आप देखेंगे आज भी हमारे दुनिया में, इसी दुनिया में आज भी 10% ऐसे बच्चे हैं पूरी दुनिया में, 10% लोग जिन्होंने कभी कोई वैक्सीन नहीं लगाई आज भी। और ये देखा गया कि उनकी लाइफ स्पैन ज़्यादा होती है, उनमें बीमारियां कम होती हैं, वो ज़्यादा लाइफ स्पैन होते हुए हेल्दी एनर्जेटिक होते हैं, उनका दिमाग ज़्यादा चलता है। ऐसे कई सारे ऑब्जर्वेशन स्टडीज हुए हैं पूरी दुनिया में, और जब भी कंपैरेटिव स्टडी हुआ है बिटवीन द पीपल दोज हु हैव टेकन द वैक्सीन इन कंपैरिजन टू जिन्होंने कभी जिंदगी में वैक्सीन नहीं लगाई, उनमें पोलियो, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स ये सारी बीमारियां कम होती हैं, या ना ऑटिज्म ये सब होती ही नहीं है। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में नहीं होते हैं, ये देखा गया। ये सारे सबूत मैंने इस किताब में दिए, जैसे मैं बता रहा हूँ। तो प्रिवेंटेबल तो है, अगर आप एलोपैथी से बच जाएंगे तो ये बीमारी नहीं होगी, वैक्सीन से बचेंगे तो बीमारी नहीं होगी। मैं ये फिर बोल रहा हूँ कि हर एक ऑटिज्म हो जाएगा, मैं ये बोल रहा हूँ हर बच्चे को कोई ना कोई बीमारी हो जाएगी। जबकि आज आप बाहर निकल के देखिए, हर बच्चे में आपको कुछ ना कुछ बीमारी मिलेगी, और भयंकर रूप से बच्चे बीमार पड़ते जा रहे हैं। तो हमें इसको रोकना है, जो कि आज का मुख्य टॉपिक है। और ऐसे में सबसे पहले आई ओपनर, आपकी आंखें खुल जाए। जब मैं आपकी आंखें बोल रहा हूँ, मैं उन सबको भी बोल रहा हूँ जो लोग अभी ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं, राइट। तो उसके लिए पहला उदाहरण, अभी आप मिलने जा रहे हैं यशस्वी ओसवाल से, 5 साल 10 महीने की है, और 4 फरवरी को हमसे मिली थी, उनके पेरेंट्स मिले थे ऑनलाइन। फिजिकली तो मैं अभी मिलूंगा, अभी जस्ट मैं जब ऊपर आ रहा था तब मेरे बच्चे को मेरी सीटें चढ़ के आ रही थी, साथ थी मेरे। लेकिन तब बच्चे का चलना, या इसे कहते हैं डिस्काइनेटिक बिहेवियर। डिस्काइनेटिक बिहेवियर मतलब बॉडी साथ नहीं दे रही है, बच्चे का दिमाग बोल रहा है चलो, बॉडी बोल रहा चलना ही नहीं है, ठीक है ना, बॉडी साथ नहीं दे रही है। तब बोलने में दिक्कत, समझने में दिक्कत, खड़े होने में, बैठने में दिक्कत, आई कांटेक्ट नहीं करना, जो कि एक बच्चा जैसे ही पैदा होता है आई कांटेक्ट करता है, वो बच्चा भी करता था शुरू में, राइट। वेलकम, जिसके बारे में बात कर रहे थे वो बच्चा आपके सामने आ चुके, अपने पैरों पे चल के यहाँ तक पहुँचे हैं। कहाँ से आए? कोटद्वार, उत्तराखंड से। आप सबसे मिलने के लिए, आपकी आंखों को खोलने के लिए ये बच्चा यहाँ पे है। और लेकिन पहले की कंडीशन ये थी, अब बच्चा आपके सामने चल पा रहा है, राइट, जो कि पहले 4 फरवरी से पहले चलना मुश्किल था, राइट, चलना पॉसिबल नहीं था एक तरह से। और लेकिन ये हुआ कैसे, ये बच्चे को ठीक कैसे हुए, ये तो हमसे आज ठीक करने के लिए 4 फरवरी को डॉक्टर नमिता के सुपरविजन में ऑनलाइन बच्चे के पेरेंट्स यहाँ पे हैं, और बच्चे के पेरेंट्स ने ये प्रोटोकॉल बच्चे को दिया
नीम थेरेपी दिया, रात का खाना 8 बजे से पहले फिनिश किया, प्रोबायोटिक ड्रिंक भी दिया, कोकोनट इंटेक रोज दिया, सनलाइट खूब दिया, DIP टाइप में बच्चे को रखा, 0 वोल्ट थेरेपी घास में मिट्टी में बच्चे को काफ़ी समय तक रखा और ये लगभग 100% किया। और करने के बाद जो नतीजा आया कि स्पीच में 7% इम्प्रूवमेंट, ये 15 दिन का इम्प्रूवमेंट, अभी का इम्प्रूवमेंट तो उसके बाद काफ़ी दिन और हो गए, वो देखिए। अंडरस्टैंडिंग में 75% इम्प्रूवमेंट, बॉडी के बैलेंस में 80%, आई कॉन्टैक्ट 60%, ये सारे 15 दिन के इम्प्रूवमेंट है। लेकिन उसके बाद की जर्नी क्या थी और उससे पहले की जर्नी क्या थी, जब बच्चा पैदा हुआ था और बच्चे के पैदा होने से पहले की जर्नी क्या थी, उसके लिए डॉक्टर नमिता जिनके सुपरविजन में ये बच्चा था, उनको मैं माइक देता हूँ। आगे की कहानी आगे। तो कहानी सुनाते हैं यशस्वी असवाल की। तो ये उसकी मम्मा है और ये उत्तराखंड से आए हैं बच्चा। तो थोड़ा सा बच्चा हाइपर है क्योंकि ट्रेवलिंग करके आया है। 24 घंटे के अंदर अंदर ये एलोपैथी के विशेष ट्रैप में फंस गया। 1 साल का था तो इसको इन्फेंटाइल स्पाज़म की डायग्नोसिस मिली और 2 साल का था तो सेरेब्रल पाल्सी की। तो इसकी मम्मा ने हमारा ग्रुप क्यों ज्वाइन किया था, क्योंकि इस बच्चे का वीडियो देखे इसको इस तरह के स्पैज़म आते थे और हमारा कैन प्रोटोकॉल आपने सिर्फ इसलिए ज्वाइन करा कि इसका स्पैज़म ठीक हो जाए, मगर इनको नहीं पता था उसके साथ साथ इनकी सारी बीमारियां ही ठीक हो जाएंगी बच्चे की। और अब इसको ना के बराबर इसको सीजर्स आते हैं। और हम बात करते हैं कि माँ की कहानी की, तो मम्मी को भी एक बार एक सीजर आया था और गलती से ये इमरजेंसी में चली गई और वहाँ पर इनका CT स्कैन हुआ और ये दूसरा जो CT स्कैन है ये 2 साल बाद हुआ और दोनों की रिपोर्ट्स अलग अलग हैं और तब कि इनको 5 साल के लिए एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स पे डाला गया। मगर मजे की बात है कि दोनों की रिपोर्ट्स की डायग्नोसिस अलग अलग है और ट्रीटमेंट 5 साल तक इनका चलता रहा। तो इस लेवल पर लोगों का ट्रॉमा हो रहा है कि कोई समझ भी नहीं सकते हैं। ये एलोपैथी में हम लोग चले जाते हैं, सबसे बड़ी डायग्नोसिस है CT स्कैन, मगर इसमें भी क्वेश्चन मार्क दे रखा है, इसमें भी क्वेश्चन मार्क दे रखा है, इट इज नॉट कंफर्म। और फिर क्या हुआ, जब डिलीवरी हुआ इनका बच्चा बिल्कुल नॉर्मल था, इनको BCG का वैक्सीन लगाया गया। 24 घंटे के अंदर अंदर बच्चे को सीजर्स आने लगे और ब्लेम किया गया माँ को कि आपने इसको दूध नहीं पिलाया और इसको हाइपोग्लाइसीमिया हो गया। और वो दिन है और आज का दिन है, बच्चा इस तरह के शूज पहनता है क्योंकि उसके पैर टेढ़े रहते हैं, वो चल नहीं पाता है। नहीं, अब तो नहीं पहनता। जिस दिन हमारे यहाँ ज्वाइन किया इन्होंने, हमने पहले ही दिन इनको बोला कि शूज उतार के आज ही फेंको और धरती को छुओ। तो उसके बाद की कहानी इसकी मम्मा सुनाएगी कि कैन प्रोटोकॉल को ज्वाइन करने के बाद क्या किया। मतलब 24 घंटे बच्चा इस तरह के शूज में रहता था और डॉक्टर ने इतना डरा दिया था, कभी उसे धरती को भी नहीं छुआ था और इसके ऊपर वो 2 नंबर बड़े साइज के जूते पहन के रखता था। तो मम्मा बताएगी आगे की कहानी। जब इन लोगों ने हमारा प्रोटोकॉल शुरू करा तो सिर्फ एक ही बात है कि इन्होंने 100% हम लोगों का प्रोटोकॉल फोकस किया और वहीं से जहाँ जिस घरों में इस जैसी मम्मियाँ हैं उन्हीं के बच्चे यहाँ स्टेज पे आते हैं। तो ये हमारा इन्होंने कैन प्रोटोकॉल फॉलो करा। आप बताइए। सबसे पहले तो सबके नमस्कार, मैं यशस्वी की मदर। अभी आप जो वीडियो में देख रहे हैं, मतलब ये 10 मिनट का वीडियो है, लेकिन ये मेरे और मेरे बच्चे की 5 साल की जर्नी है। मतलब वो जर्नी जब एक बच्चे को मतलब घर में रखा जाता है, अच्छा मतलब डेवलपमेंट उसका होता है, मतलब बुनियाद होती है वो दी जाती है। लेकिन हम जब ये पैदा हुआ उसके नेक्स्ट डे से ही हॉस्पिटल के चक्करों में, मेडिसिन के चक्करों में, वैक्सीनेशन के चक्करों में फंसते चले गए। फिर मतलब हमने अपना दिमाग कभी यूज ही नहीं किया कि मतलब ये दवाई, ये वैक्सीनेशन क्यों दी जा रही है। उस समय सबने मुझे यही बोला था कि तुमने दूध नहीं पिलाया, शायद इसलिए इसको ऐसा हुआ। मतलब क्लियरिटी कहीं नहीं थी कि इसको ये सीजर हुए क्यों, जो सबसे पहले इसको बर्थ के बाद हुए। तो मेनली हमारा कैन प्रोटोकॉल ज्वाइन करने का एक ही मकसद था कि डॉक्टर ने इसे बोल दिया था कि इसको लाइफ टाइम सीजर की दवाइयाँ देनी है। तो मैंने उनको बोला कि अभी तो उसकी एज 5 ईयर है, लाइफ टाइम कैसे मतलब इतने साइड इफेक्ट हो जाएंगे। तो वो हमें एक ही बात से चुप करा देते हैं कि जो सीजर हो रहे हैं उसके भी तो साइड इफेक्ट होते हैं, वो तुम्हें नहीं दिखते। फिर हमारे पास आंसर नहीं होता करने का उनके साथ। और जितनी बार इसका EEG, CT स्कैन ये सब कुछ हुआ है, उसके लिए भी इसको बेहोशी की दवाई 2-2 टाइम पिलवाते थे क्योंकि बच्चा बेहोशी नहीं होता है, तो वो उसका अलग साइड इफेक्ट। तो मैंने 4 फरवरी को ज्वाइन किया था कैन प्रोटोकॉल और मेन मोटिव वही था कि सीजर की
बंद हो जाए। लेकिन उस समय मुझे ये नहीं मालूम था कि जो कैन प्रोटोकॉल के अंदर इतनी सारी थेरेपीज हैं, उससे मेरे बच्चे की बैलेंसिंग में और ग्रिपिंग में, स्पीच में, अंडरस्टैंडिंग में, इसमें भी इम्प्रूवमेंट होगा। तो क्योंकि इसने 5.5 साल का हो गया है, ये पैदा होने से और 5 साल तक या 5.5 साल तक इसने कभी ऐसे नंगे पैर रखा नहीं, पैर घर में भी नहीं रखा। हम छोड़ते ही नहीं थे इसको, क्योंकि मैं मतलब फिजिकल का इतना नॉलेज भी नहीं है, हड्डियों का मसल्स का नॉलेज नहीं है, ब्रेन का तो फिर भी ये है कि बार बार सिखा के हम थोड़ा बहुत करवा लेंगे उसको। हड्डियों का नॉलेज नहीं था, इसलिए डॉक्टर ने बोला कि नहीं, ये एसएमओस, पहले इसके इंसोल थे, फिर ये एएफओ पहनाए, फिर एसएमओस पहनाए। एसएमओस इतना बड़ा होता है, वो डबल लेयर वाला होता है, उसके बाहर भी फिर ऐसे शूज या सैंडल पहनाने होते थे। इसने मतलब ग्राउंडिंग ले लिए होंगे हम पहले, लेकिन कभी इसने मतलब नंगे पैर ग्राउंड में चला नहीं, घास में चला नहीं, बाहर मतलब ऐसे सन में गया नहीं। जैसे मतलब कैन प्रोटोकॉल फॉलो करने के बाद एक रूटीन बन जाता है हमारा कि नीम देना है, ग्राउंडिंग करनी है, नीम बात देना है, अमली लेनी है, फ्रूट्स डेली लेने हैं। तो मतलब ऐसा नहीं था पहले। तो जैसे हमारा मतलब हम बाहर हैं, घर से कुछ नहीं है खाने खिलाने को, तो हम फ्रूट्स दे देते थे। ऐसा नहीं था कि पर्टिकुलर एक टाइमिंग नहीं है कि देना ही देना है। लेकिन कैन प्रोटोकॉल सबसे पहले मतलब वही था कि मैम ने बोला कि शूज मत पहनाओ, तो मैंने सबसे पहले वही किया कि शूज हटा दिए उसके, और जितना हो सके उसे ग्राउंडिंग कराई। तो ग्राउंडिंग के 3 दिन बाद ही मतलब उसकी स्पीच में क्लैरिटी आई, और जो मतलब बैलेंस है, क्योंकि एसएमओस पहनता था तो ठीक चल रहा है, लेकिन एसएमओस उतारो तो ये पैर ऐसे, हड्डियां ऐसे हो जाती थी, तो बैलेंस नहीं बन पाता था उसका। बहुत तेज चलता था तो मुड़ता था, फिर गिर जाता था। तो ये बैलेंस आया है उसका, क्योंकि अब उसको भी मतलब लगा ना कि मैं कुछ चीज छू रहा हूँ। अभी तक तो उसने डबल शूज पहने हुए थे, तो उसके जो पैर थे वो टच ही नहीं कर पाते थे जमीन को। तो दूसरा सबसे पहले जब भी अब ये कैन प्रोटोकॉल के अंदर में सबसे पहले नीम थेरेपी है, तो ये उठता है और सीधा मतलब ग्राउंडिंग के लिए जाता है। उसके बाद नीम लेता है, फिर DIP डाइट फ्रूट्स लेता है, फिर मतलब उसके बाद अमली वगैरह लेता है। मतलब जितना भी उसके अंदर जितने भी थेरेपीज है, मैंने वो 100% फॉलो किया है, और कोशिश ये की है कि जो ऑर्गेनिक हो। मतलब इसके लिए मैं अपने घर चली गई, स्पेशली जहाँ मुझे ये चीजें मिल सके। तो जो जिसके घर में जो चीज उगी वही चीज लेके आए हम इसके लिए, चाहे वो टमाटो हो गए, पुदीना, धनिया, सब घर का हमने इसको खिलाया। जो कैन प्रोटोकॉल है वो मतलब हमने पूरा 100% फॉलो किया। हम कहीं भी रहे हो, लेकिन डिनर इसका 7:30 से पहले हो ही जाता है, हम जितने जब भी करें, लेकिन बच्चे का हमने अच्छे से फॉलो किया है। तो शायद इसीलिए हमें जल्दी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। अब मतलब पहले जैसे ये सीढ़ी चढ़ने के लिए भी मुझे इसके साथ साथ चलना होता था, अब ये है कि हम छोड़ देते हैं तो वो चल लेता है, कॉन्फिडेंस भी आया उसके अंदर, चढ़ना उतरना ये सब कुछ। और जैसा कि देख रहे हैं आप, ये पेंसिल, केवल पेंसिल होल्डिंग थी इसके अंदर, ये खुद से लिख नहीं पाता था इस तरीके से। तो अब ये है कि मैं इसको दे देती हूँ तो ये लिख लेता है। पहले मुझे बहुत 1 हफ्ते तक जिसे कुछ चीज सिखानी हो तो 1 हफ्ते ऐसा दिन रात लगे रहना था कि करो करो करो। अब ये है कि 1-2 बार हम सिखाते हैं तो वो कर लेता है, मेमोरी भी अच्छी हुई है। कुछ भी चीज सुनाते हैं तो नेक्स्ट डे उसको मतलब वो याद हो जाती है, वो लिख करने लगता है, हमसे पहले बोलने लगता है वो चीजें। तो मतलब वही कि मुझे मतलब, और सीजर जो मेन जिसके कारण हम जुड़े थे, सीजर, वो भी मतलब पहले 8-10 बार होते थे इसको सोते समय, लेकिन अब उसमें कमी आई है, कभी तो बिल्कुल नहीं होते। और जब होते भी हैं तो उसमें भी हमारा ही कुछ मतलब कुछ हम नया ऐड कर देते हैं, या फिर कुछ वो ले लेता है बाहर का, तो शायद इसलिए होते होंगे उसको। तो मतलब जो मेन मैम ने बताया था कि सीजर क्यों होते हैं, फैट की कमी से। तो जैसे नारियल है, नारियल तो हमने, मुझे 37 साल हो गया, खुद हमारी डाइट में शामिल नहीं है कहीं नारियल। तो इस वो मतलब अब पता चल रहा है, हम लोगों को देखते तो थे लेकिन ऐसे नहीं, कभी खा लिया एज अ प्रसाद खा लिया नारियल। लेकिन अब इस बच्चे का ये है कि 1 नारियल डेली देते हैं और 1 स्पून नारियल तेल देते हैं इसको। तो मतलब बहुत इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि थेरेपीज भी गया है वो, स्पीच थेरेपी स्पेशली, जिसका कैन प्रोटोकॉल के साथ जरूर जुड़े। और साथ में मतलब सर का और मैम का बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमें इस चीज से इंट्रोड्यूस करवाया। मुझे दुख इस बात का है कि मतलब हम 5 साल में हमें ये चीजें पता चली, इतनी लेट पता चली, क्योंकि मैं पहले जब भी 6 मंथ का था, हम गांव में ही रहते थे जॉब में, तो वहाँ सब चीजें हमको मिल जाती थी नेचुरली। लेकिन इसको सीजर में फिर हम यहाँ हॉस्पिटल के चक्कर में पड़ गए। तो अब ये होता है कि ये चीजें अगर हमें 5 साल पहले या 3 साल पहले पता चल जाती तो अभी तक
काफ़ी इम्प्रूव हो जाता। तो दूसरा, मैम ने हमें मतलब एक मदर की तरह गाइड किया। मैंने केवल अपने बेटे की लिए किया है, लेकिन मैम ने इतने सारे ग्रुप हैं, इतनी सारी माएँ हैं, बच्चे हैं, उन सबकी माएँ, मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे किसी को कुछ दिक्कत होती है तो हम मैसेज डाल देते हैं तो मैम तुरंत रिप्लाई कर देती हैं। अगर यही रिप्लाई अगर हमें डॉक्टर के पास जाना होता तो 500 रुपये पहले फीस देनी होती है उनकी, उसके बाद वो हमें कुछ बताते हैं और उसके बाद भी उसमें भी मतलब हम क्वेश्चन नहीं पूछ सकते उनको कि आप ऐसे क्यों कह रहे हो, वो हमें ही चुप करा देते। तो मतलब ये है कि फ्री में ये चीज़ मिल रही है तो इसको यूज़ करें और अपना पैसा समय सब बचाना है तो तब भी हमें कैन प्रोटोकॉल के साथ जुड़ना चाहिए। और दूसरी बात, जहाँ थेरेपीज है तो थेरेपी से अगर इम्प्रूवमेंट होता बच्चों में तो थेरेपी सेंटर कम होते, रिड्यूस होते। मैंने 3 साल में अपने सामने इतने थेरेपी सेंटर देख दिए कि हर गली मोहल्ले में मतलब एक थेरेपी सेंटर खुला है। हमें भी तो पता नहीं है, पेरेंट्स एक जगह जाते हैं वहाँ से नहीं होता दूसरी जगह, और उनमें मतलब ये नहीं है कि वो हमें सिखाते तो हैं लेकिन पूरा एक साथ नहीं बताते कि उनको ऑर्डर होते हैं कि नहीं आगे सिखा देंगे तो पेरेंट्स आएंगे नहीं, फिर उनका बिजनेस चलेगा ही नहीं। तो मतलब 500 रुपये एक दिन का 500 रुपये देते हैं, 500-600 रुपये 30 मिनट का केवल। तो मतलब यही है कि इन सब से बचने के लिए तो कैन प्रोटोकॉल से जुड़ना बहुत जरूरी है सभी पेरेंट्स का। और लास्ट में वही थैंक यू सर एंड थैंक यू मैम और थैंक यू ऑल टीम ऑफ बिहार सर, थैंक यू। ये बड़ा ही इंस्पिरेशनल स्टोरी आपने देखी और बड़ा ही इमोशनल स्टोरी आपने सुनी, और इससे एक आज जितने सारे पेरेंट्स जिनके बच्चों को सेरेब्रल पाल्सी है उसमें उनमें आ जाना चाहिए कि बच्चे की जो भी परिस्थिति अभी है उससे बच्चा ठीक हो सकता है, घर बैठे ठीक हो सकता है, मुफ्त में ठीक हो सकता है। और अभी तक पिछले 1 साल में करीब 6000 बच्चे हैं और न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर जिनको हमने ठीक किया है, लेकिन हमारे देश में करीब 3 से 4 करोड़ 5 करोड़ ऐसे बच्चे हैं। तो ऐसे सारे बच्चों को ठीक करना हम 2 या हमारी छोटी सी टीम से पॉसिबल नहीं है। तो इस लाइव के थ्रू मैं आप सबको ये बोलना चाहूँगा कि आप भी हमारी तरह कैन एक्सपर्ट बन सकते हैं। उसके लिए हमारा सर्टिफिकेशन कोर्स है, सर्टिफिकेशन इन ऑटिज्म इन इंडियन यूनिवर्सल 1 मंथ ऑनलाइन ट्रेनिंग। यहाँ पे visu.com/academy में जाके आप फॉर्म भरेंगे तो इस कोर्स का हिस्सा बन जाएंगे, और इस कोर्स को करने के बाद जो बातें हम पेरेंट्स को बता रहे हैं वही बातें आप पेरेंट्स को सिखा सकते हैं। और हर शहर में मुझे लगता है कि इस तरह के एक्सपर्ट्स होने चाहिए ताकि जो भी बच्चा जहाँ कहीं भी है उसी शहर में आराम से ठीक हो जाए। आपसे तो खैर हम पहली बार आज मिले हैं, है ना, ऑनलाइन ही हो गया तो आप समझ रहे होंगे कि आसान होगा, बहुत मुश्किल होता तो कर ही नहीं पाते आप। हाँ, करने की डिटर्मिनेशन को थी, आप बच्चा इनका है तो हम सब एज ए पेरेंट अपने बच्चे के कुछ भी कर सकते हैं, सिर्फ हमें विश्वास होना चाहिए। और विश्वास आपको हो, इसलिए उत्तराखंड से चल के सिर्फ सारी पेरेंट्स के दिमाग में विश्वास जगाने के लिए आप यहाँ पे आए। आपका बच्चा तो ठीक हो गया, फिर भी यहाँ क्यों आए, ताकि आपके माध्यम से मैसेज लोगों तक पहुँचे कि ये पॉसिबल है, ठीक पहले तो प्रिवेंटेबल है और अगर हो ही गया तो ये क्योरेबल भी है। और आप देख रहे हैं बच्चा कोई इस तरह के स्पेशल जूते पहने नहीं है जैसे पोलियो वगैरह में पहले पहना जाता था, अगर आपने देखा होगा आज से 30 साल पहले। और बच्चा चल पा रहा है, दौड़ पा रहा है और सीढ़ियाँ भी चल के आया था जैसे कोई भी और बच्चा आता है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा एक सबूत है। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं ये मैसेज आप उन पेरेंट्स तक जरूर पहुँचाएं जिन पेरेंट्स को इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, कैन प्रोटोकॉल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और आप यहाँ तक आए और आपने इतनी हिम्मत की उसके लिए धन्यवाद। और आपके लिए थोड़ा सा मोमेंटो टोकन। धन्यवाद यहाँ तक आने के लिए और आगे अपनी कहानी बताने के लिए। थैंक यू। तो आपने देखा इस बच्चे की कहानी, सारा प्रोटोकॉल ये पूरी तरह से मुफ्त है। जो
जो आपने बताया अभी पेरेंट्स ने 3 महीने का ये सपोर्ट है, इसमें कोई पैसे नहीं लिए, क्योंकि ये हमारा मुहिम है कि जो बच्चा जहाँ कहीं भी हो वो वहीं रहते हुए अपने घर के सामान से ही जल्द से जल्द ठीक हो जाए, जिसका एक उदाहरण उन्होंने पेश किया। अब इसी कड़ी में दूसरा उदाहरण पेश करते हैं। ये आपने देखा, इसे कहते हैं सगुलपाल सिंह। अभी वो रूप देखा जब बच्चा ठीक हो गया, जबकि वीडियो में वो रूप देखा जब बच्चा ठीक नहीं हुआ था, यानी कि उसके पैर भी वो चलने के लिए सहारे की जरूरत है, वो स्पेशल शूज की जरूरत है, तब वो चल पाता था। अब अगला उदाहरण हम ले रहे हैं इसी कड़ी में। ये गुरांग है, 30 साल का है फिलहाल अभी। 22 दिसंबर 2026 में कैन प्रोटोकॉल, कैन का मतलब है क्योर ऑटिज्म नाउ प्रोटोकॉल, हमारा ग्रुप ज्वाइन किया था। तब स्पीच डिले था, पुअर आई कांटेक्ट था, हाइपर एक्टिव था। हाइपर एक्टिव से समझ गए ना, वो बंदर वाली कहानी कि बॉडी तो बच्चे का है लेकिन आत्मा बंदर की है, ऐसे। पुअर सोशल इंटरेक्शन था, डू नॉट फॉलो द कमांड्स, पुअर अंडरस्टैंडिंग, ये तो तब थी। और उसके बाद जब कैन प्रोटोकॉल फॉलो करने के बाद स्पीच में 60% इंप्रूवमेंट, आई कांटेक्ट में 60% इंप्रूवमेंट, हाइपर एक्टिविटी में इंप्रूवमेंट, इन सारे में काफ़ी इंप्रूवमेंट आ गया कुछ ही दिनों में। और उस बच्चे ने भी, उसके पेरेंट्स ने भी लगभग यही प्रोटोकॉल फॉलो किया। आप देखेंगे DIP डाइट 80% फॉलो कर पाए, और नीम थेरेपी 80% फॉलो कर पाए, प्रोबायोटिक ड्रिंक लगभग रोज ही फॉलो कर पाए। तो 100% ना भी फॉलो करने के बाद भी काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ। और ये बच्चा हमारे पास है यहाँ पे, वेलकम, आइए प्लीज। ये अपने बच्चे को गांव लेके चले गए थे। दिसंबर में इन लोगों ने हमारा प्रोटोकॉल ज्वाइन किया, और जनवरी में इनको समझ में आया कि जो सारा ट्रीटमेंट बता रहे हैं वो तो गांव में होता ही था, काहे हम गांव से उठ के शहरों में आए। तो ये तब से अपने बच्चे को गांव लेके चले गए, और इनके बच्चे की भी स्पीच वापस आ गई है। 90% कितना, अभी खुद ही बताएंगे बच्चे में कितना इम्प्रूवमेंट है। नमस्ते। मेरा बेबी बाय बर्थ बिल्कुल नॉर्मल था, हेल्दी था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। 1.5 साल तक ये बहुत हेल्दी था, बहुत अच्छा था। टाइम से चलना, टाइम से बोलना, मम्मा पापा, इसे मैं कुछ बोलती थी जैसे सोमी और टांग, तो ये टांग नहीं खाता था, सब कुछ करता था, बिल्कुल नॉर्मल था। उसके बाद 1.5 साल का जब ये हुआ तो इसे एक वैक्सीन लगी जिसमें इसे फीवर आया। फीवर में पैरासीटामोल दिया, उसके थोड़े दिन बाद से इसे कोल्ड कफ कंटिन्यू रहने लगा। तो मैं एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट से मिली, उसने इसे 1 मंथ तक एंटीबायोटिक कंटिन्यू रखा, पर फिर भी ये 100% सही नहीं हुआ, इसे था ही कोल्ड कफ। तो फिर मैंने उसे बंद कर दी। उसके थोड़े दिन के बाद से बच्चे में थोड़े थोड़े सिम्टम्स नज़र आने लगे, जैसे इसने आई कांटेक्ट में गाना छोड़ दिया, हम इसे कुछ बोलते थे तो ये कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता था, एंड इसकी स्पीच भी चली गई, बोलना बिल्कुल बंद कर दिया, कुछ भी नहीं बोलता था। एंड उसके बाद से हम थोड़े दिन, हमें ऐसा लगा कि चलो बहुत छोटा, अभी 1.5 साल का ही है, कोई नहीं बोलेगा, थोड़े दिन बाद बोलेगा। पर ऐसा करते करते हमें लगभग ये 2 साल का होने वाला था, तब तक सेम था, बिल्कुल आई कांटेक्ट 0 हो गया, हाइपर रहने लगा, उछल कूद करता था, बैठता नहीं था, ढंग से सोता नहीं था। तो उसके बाद फिर हम एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट से मिले नेपाल में, तो वहाँ पे उसने ADHD सिम्टम्स बताया और बोला कि आप स्पीच थेरेपिस्ट से मिलो। तो फिर हम घर आए और हम लोग सोच ही रहे थे आपस में कि कहाँ मिले, किसको दिखाए। मैं बिहार से हूँ, रहती दिल्ली में हूँ। फिर उसी टाइम पे हमें फेसबुक पे डॉक्टर बियासी सर का वीडियो देखने को मिला, तो मैं एक वीडियो देखी, उसके बाद और सारे सर्च करके देखी, बहुत सारे, तो मुझे ADHD और ऑटिज्म के बारे में पता चला। फिर उसी टाइम सर ने वो बुक रिलीज किया था, ऑटिज्म से आज़ादी। फिर मैं वो बुक बाय करके कैन प्रोटोकॉल में ग्रुप में ऐड हो गई, जिसे नमिता मैम गाइड करती है। सो मैं 22 दिसंबर से कैन प्रोटोकॉल फॉलो कर रही हूँ। कैन प्रोटोकॉल फॉलो करने के 1 वीक के अंदर ही मुझे अपनी बेबी में चेंजेस नज़र आने लगे, जैसे कि इसकी हाइपर एक्टिविटी कम हो गई, इसका स्लीपिंग अच्छा होने लगा, एंड ये खाना सही से खाने लगा। ऐसा करते करते लगभग 15-20 दिन हुआ, तब तक में हम कैन प्रोटोकॉल को अच्छे से समझे। सर का वीडियो आता था, मैम हमें गाइड करती थी, एंड फिर मैं अपने बच्चे में इम्प्रूवमेंट दिख रही थी। फिर हम 20 जनवरी को हम लोगों ने आपस में डिसाइड किया कि हम गांव जाएंगे,
क्योंकि कैन प्रोटोकॉल को जो हम समझे, मैम जो हमें समझाई, फिर मैम ने हमें सजेस्ट की कि अगर पॉसिबल हो तो आप लोग गांव जा सकते हो, क्योंकि गांव में बच्चे जल्दी क्योर होते हैं। गांव में वो मिट्टी और चूल्हे का खाना, अपने खेतों का साग सब्जी, सब कुछ खुला वातावरण, सब चीज़ अगर वो मिलेगा तो बच्चे जल्दी क्योर हो जाएंगे। फिर हम गांव गए, गांव में हम कैन प्रोटोकॉल कंटिन्यू रखे और मैम की कही हुई बात सही हुई, बच्चे में बहुत अच्छे से इम्प्रूवमेंट आने लगी। 1 मंथ के बाद इसकी आई कांटेक्ट आने लगी एंड इसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ने लगी। ये सोशल हो गया, पहले किसी से नहीं मिलता था, ये मिलने लगा एंड 2 महीने के बाद इसकी स्पीच आनी स्टार्ट हो गई। सो अभी इसमें 20 to 30 वर्ड्स इम्प्रूव हो चुका है, जैसे मम्मा, पापा, दादा, दादी, दीदी, ये सब कुछ बोलता है। खाना खाना है तो खाना बोलता है। और ये इधर मैं देख रही हूँ 2-4 दिन से कि लाइन्स को भी जोड़ने लगा है। जैसे मेरी बेटी का नाम लीशा है, तो पहले ये लीशा बोलता था, दीदी अलग से बोलता था, बट अब ये लीशा दीदी एक साथ बोलता है, यानी लाइन्स को जोड़ने लगा है। स्पीच इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छी है। बाकी चीज स्पीच को छोड़ के हर चीज इसका 100% क्योर हो चुका है और वो सिर्फ और सिर्फ कैन प्रोटोकॉल के वजह से ही हुआ है पॉसिबल। सो हाँ, इस कैन प्रोटोकॉल में जो सबसे मैजिकल थेरेपी वो नीम थेरेपी है। नीम हेड मास्क और नीम बाथ से बच्चे का हाइपर एक्टिविटी तो 4 से 5 दिन में चला जाता है। बाकी इसकी स्लीपिंग, पहले ये 1 घंटे अगर दिन में सो जाता था तो रात को हमें ये सोने नहीं देता था 1-2 बजे रात तक, बट अभी दिन में भी 2-3 घंटे सोता है। अभी इसकी टाइम हो गई सोने की तो ये सो गया और रात को भी 10 बजे सो जाता है और पूरी रात सोता है। एंड कोकोनट, सर ने बोला था कोकोनट, वो कोकोनट हम ऑयल, कोकोनट मील, अम्बली सुबह शाम सारे मिलेट्स ऐड किए हुए हैं। जो प्रोटोकॉल है मैं अपनी तरफ से तो 100% कर रही हूँ, पर बेबी थोड़ा छोटा है तो ये नहीं ले पा रहा है, 60 to 70% ही कर पा रहा है। बट 60 to 70% के बाद भी बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट है बच्चे में और ये सिर्फ और सिर्फ कैन प्रोटोकॉल के वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। सो मैं बीआरसी सर एंड नमिता मैम को स्पेशली धन्यवाद देना चाहूँगी कि हमारे बच्चे को आपने नई जिंदगी दी है। और इससे पहले हमें नहीं पता था कि हम क्या करें नहीं करें, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था एंड इतना आसान भी नहीं था, गांव में रहना इतना आसान भी नहीं था। मेरे हस्बैंड यहाँ जॉब करते हैं, एयरलाइंस में है, एयरलाइंस में हमारी अपनी बिजनेस भी है, हमने सारा सेटअप कर दिया था, बट अपने बेबी को फर्स्ट प्रायोरिटी दिया और मैं सब छोड़ के गांव चली गई और इस साल मैं गांव में ही रहूंगी। हमने आपस में डिसीजन लिया कि हमें इस साल गांव में ही रहना है जब तक बच्चे की स्पीच पूरी तरह ठीक नहीं हो जाए। सो मैं क्या कहते हैं इसके कैन प्रोटोकॉल के बारे में यही कहना चाहूँगी। जितनी भी ADHD और ऑटिज्म के पेरेंट्स हैं सबको मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ आप लोग कैन प्रोटोकॉल पे ट्रस्ट करिए, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास और कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। एलोपैथिक में कोई इलाज नहीं है, सिर्फ हमारा मनी और टाइमिंग का बर्बादी है और कुछ नहीं है। फिर भी लोग थेरेपी करवाते हैं, बट थेरेपी करवाने के बाद फिर से स्टार्ट हो जाते हैं जैसे ही थेरेपी खत्म हो। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि कैन प्रोटोकॉल बेस्ट है ADHD और ये ऑटिज्म वाले बच्चों के लिए। तो जितने भी माता पिता जो भी हैं वो सब इस प्रोटोकॉल को वो करें, फॉलो करें और बच्चों में इतनी तेज़ी से वो आएगी चेंजिंग इम्प्रूवमेंट कि आप बिलीव नहीं कर पाओगे, बहुत तेज़ी से। मैं तो दूर रहता हूँ दिल्ली, वाइफ मेरी ये गांव में रह रही है, मैं 3 महीने के बाद देख रहा हूँ उस बच्चे को, काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। जो डेली बेसिस में देखेंगे उसको हो सकता है थोड़ी सी कम परसेंटेज लगे, बट काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। पहले एक बार बोलता था कि आता नहीं था मेरे पास, अब फ़ोन पे ये मेरे से 10-10 मिनट तक बात करता है वीडियो कॉल पे, तो काफ़ी चेंजिंग है। पहले 10 बार बुलाने पे भी ये नहीं आता, सुनता ही नहीं था, सुनता ही नहीं हमारी था, तरफ देखता भी नहीं था, बट अभी एक बार में आ रहा है, एक बार में आ रहा है बुलाने पे। कहीं भी रहता है बुलाऊं आ जाता है, कहीं जा रहा है मैं बोलूँ नहीं जाओ यहाँ बैठो कि एक बार में बैठ जाता है। कुछ उठा रहा है बोलूँ टूट जाएगा मत उठाओ तो वो रख देता है। मतलब इसकी और सोशल भी हो गया, जो भी आता है उससे ही तुरंत घुल मिल जाता है, उसके साथ खेलने लगता है। इस टाइप की प्रॉब्लम
4-5 साल पहले सुनने को, मतलब हम लोग को सुनने को कभी मिला नहीं था किसी के बारे में। लेकिन अभी जब से मेरे बच्चे को ये हुआ तब से काफ़ी लोगों में देखने को मिल रहा है, काफ़ी लोगों के बच्चे में। तो सबको मैं ये सजेस्ट करना चाहता हूँ, कैन प्रोटोकॉल बहुत बेस्ट है सबके सब बच्चे के लिए इस टाइप के। और एलोपैथिक में आप कराओ लेकिन कोई खास रिजल्ट नहीं है, इसीलिए मैंने फॉलो नहीं किया। हर जगह से हमें हमारे खुद के रिलेटिव थे, हैं अभी भी, वो स्पीच थेरेपिस्ट है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है। उसने भी उनसे भी मैं बात करी, उनसे जानना चाहिए, तो वो बोली कि देखो हम थेरेपी तो कर रहे हैं, बाकी सारा चीज़ तुम्हें खुद ही करना होगा, घर में ही करना होगा। हाँ, बट बच्चे की इतनी एज नहीं थी, तो हम लोग ये सोचते थे कि चलो थोड़े टाइम बाद ये सही हो जाएगा, लेकिन उसी पर हमारे बच्चे के दुर्भाग्य थे कि इस ट्रैप में फंसे। पर हमारे बच्चे के सौभाग्य भी हैं कि सही टाइम में हमें सर की गाइडेंस और मैम मिल गए, जो हमारे बच्चे समय रहते बिल्कुल इस ट्रैप से निकल गए हैं। अब हमें कोई टेंशन नहीं है, और कैन प्रोटोकॉल के साथ भी हम बिल्कुल कंफर्टेबल है। स्टार्टिंग में थोड़े टाइम दिक्कत आई थी सब कुछ करने में, पर अब कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ईजी वे में सब कुछ कर रही हूँ। और उसके साथ साथ हम भी स्वस्थ हो गए। मेरे घुटने में दर्द थी, तो नीम प्रोटोकॉल और सर के डीआरपी डाइट से मैं भी सही हो गई, मुझे अब कोई पेन नहीं होता। हस्बैंड को बीपी था, ये 2 साल से बीपी की टैबलेट ले रहे थे। सर के डीआरपी डाइट से इनका बीपी का टैबलेट भी छूट गया। इनका शुगर बढ़ गया था, वो शुगर तो 1 मंथ में ही इन्होंने 2 टेस्ट कराया, दोनों नॉर्मल आया। पहले टेस्ट में काफ़ी हाई था, सर का प्रोटोकॉल 15 दिन करने के बाद फिर टेस्ट किया तो थोड़ा कम हुआ, फिर 15 दिन करने के बाद टेस्ट किया तो नॉर्मल से भी नीचे आ गया था। सो डीआरपी डाइट और ये कैन प्रोटोकॉल, ये दोनों बेस्ट है। कैन प्रोटोकॉल में बस सुबह बच्चे जगते थे तो मैं नीम देती थी, नीम पी लेता था, आसानी से पी लेता है, कोई परेशानी नहीं होती है। एंड उसके बाद कोकोनट ऑयल पिलाती थी, फिर अम्बली जो रात को बनाती थी फर्मेंट के लिए, वो अम्बली खाता था ये। फिर उसके बाद फ्रूट्स लेता था 12 बजे तक। उसके बाद ये सैलड एंड जो प्लेट 2 में इसका खाना होता था मिलेट्स का ही, वो लेता है। फिर बीच में इसे भूख लगती थी तो मैं ड्रिंक दे देती थी, जैसे कोकोनट मिल्क का या फिर कोई जूस इस टाइप का कुछ। फिर रात को ये 8 बजे से पहले 7 बजे के आसपास फ्रूट्स या वेजिटेबल्स और जो इसका मिलेट्स था वो ले लेता था। बस यही चीज़ फॉलो किया है। सिंपल है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर पॉसिबल है तो आप गांव जा सकते हैं, बट जिसको गांव में नहीं है सुविधा, तो वो अगर थोड़ा सा टाइम अपने बच्चे को दे तो शहर में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ, बिना कोई भी मतलब दवाई नहीं खानी है बच्चे को, और सिर्फ प्रोटोकॉल से नहीं, और सिर्फ जो खाना खा रहे हैं उस खाने से ही इतना क्योर हो रहा है, ये अनबिलीवेबल है। ये तो मैजिक ही है ना कि कोई मेडिसिन हम यूज नहीं कर रहे हैं। सर जो नेचुरोपैथी जो नेचुरल चीज बता रहे हो, हम अपने घर से ही अपने बच्चे को ठीक कर रहे हैं। इससे बेस्ट और क्या हो सकता है हमारे लिए? कुछ भी नहीं हो सकता। बाय बर्थ जब ये नहीं था तो मुझे लग रहा है कि वैक्सीन की वजह से हुआ ना, वैक्सीन की वजह से मुझे लग रहा है। एक नॉर्मल बेबी अनहेल्दी हो गया, स्पीच डिले हो गया, इसके अंदर में इतनी सारी प्रॉब्लम हो गई। उससे पहले कुछ नहीं हुआ था, ना कोई एक्सीडेंट ना कुछ ऐसा कुछ भी नहीं। सिर्फ वो वैक्सीन लगी, एंटीबायोटिक्स चला और उसके बाद में बेबी में प्रॉब्लम स्टार्ट। बट अभी हम बहुत हैप्पी हैं, खुश हैं, हमारे फैमिली में कोई टेंशन नहीं है। बच्चा हमारा स्पीच को छोड़ के हर चीज़ इसका 100% क्योर हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं कैन प्रोटोकॉल फॉलो कर रही हूँ, आगे भी कंटिन्यू रखूँगी और पूरे फैमिली मेरे हेल्दी रहेंगे। बच्चा भी बहुत जल्द और अच्छे से बोलने लगेगा। सो मैं सर को और मैम को बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी। थैंक यू सो मच मैम एंड सर। और एक ये फोटो और है, इसमें आप देखिए कि बच्चे के यहाँ पर बॉयल था। तो ऐसे बच्चों की बॉडी पे बहुत सारे बॉयल्स हो जाते हैं क्योंकि इनके शरीर में बहुत गर्मी होती है। आप साइड तो मगर मैंने इनको यही बोला कि आप घबराइए मत, आप हमारे प्रोटोकॉल पे फोकस करिए। तो किसी बच्चे को अस्थमा होता है, किसी को बॉल हेड होता है, कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम होती है,
कैन प्रोटोकॉल से वो 1 महीने के अंदर अंदर ठीक हो जाती है। तो यही मैंने इनको फेथ दिलाया कि आप बिल्कुल फोकस मत करिए। और आप देखिए जब हमारे से ही जुड़े थे तो ये इस तरह का इनका पेनिस था और अभी वहाँ पर वो फोटो में बिल्कुल नॉर्मल है। आप आए और बाकी सारे पेरेंट्स के लिए इंस्पिरेशन बने, एक बिलीफ के लिए एग्जाम्पल बने, ये बहुत बड़ी बात है। और आपके लिए एक स्पेशल हमारे आज के चीफ गेस्ट मुनासिर फैजान, उनके हाथों से आपको देना है। यस, आपको भी थैंक यू। अभी आपने देखा पिछले 2 एग्जाम्पल में एक बात कॉमन थी, दोनों पेरेंट्स ने नीम की बात की। तो एक तरफ दुनिया की सारी दवाइयाँ और एक तरफ नीम का पेड़, तो नीम का पेड़ भारी पड़ेगा। अभी तक के सबूत, पिछले 5000 साल के सबूत, मॉडर्न मेडिसिन के सबूत नहीं करते हैं। तो नीम के पत्ते के छाल से, नीम के पत्ते के पाउडर से, या नीम के छाल के पाउडर से, या नीम के तेल से, इन तीनों चीज़ों के परमुटेशन कॉम्बिनेशन से आप जो चाहे दवाई बना सकते हैं, चाहे वो डायबिटीज की हो, बीपी की हो, या जो अभी बता रहे हैं पूरे फुंसी की हो, हर तरह की दवाई बन सकती है। तो आप में से जो लोग लाइव सुन रहे हैं और जिनके दिमाग में ये है कि नीम कैसे कमाल कर सकता है, क्योंकि यही एक ऐसा पेड़ है जिसके नीम के पत्ते तोड़ने के लिए, छाल निकालने के लिए किसी परमिशन लेने की जरूरत नहीं। भारत में तो हर जगह नीम है, हर घर के 500 मीटर पे है। तो इसका जो एक स्पेशल कोर्स है हमारा, दैट इज सर्टिफाइड नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर कोर्स। आप नीम थेरेपिस्ट बन सकते हैं। ये 1 मंथ ऑनलाइन कोर्स है और इसके लिए भी विश्व.com/academy जाके फॉर्म भरना होता है और 1 महीने के अंदर ये कोर्स और साथ में किताब आपको मिलती है। किताब का नाम है ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी। ये किताब हिंदी में दोनों में है, ये अमेजन में या फिर फ्लिपकार्ट में या हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो ये किताब ले सकते हैं। तो आप देखेंगे कि लाखों रुपए जैसे पेरेंट्स ने भी खर्च किए, आप भी खर्च करते हैं अलग अलग बीमारियों पे। इन पेरेंट्स ने बोला ना केवल वो बच्चा ठीक हुआ, और पेरेंट्स के घुटनों के दर्द, बीपी की तकलीफ, शुगर की तकलीफ वो भी ठीक हो गई। तो घर पे आराम से हो सकता है, बस हमें नॉलेज की ज़रूरत है। और नॉलेज के लिए या तो इस तरह के हमारे लाइव देखते रहिए तो आपको नॉलेज आ जाएगा, या नीम थेरेपी वाला कोर्स कर सकते हैं। और जो कोर्स नहीं करना चाहते वो किताब ले सकते हैं। जो किताब भी नहीं लेना चाहते, मुफ्त में ठीक होना चाहते, तो वो अगले 1 मिनट में जो बोल रहा हूँ वो आप कर लीजिए। अगले 1 मिनट में मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, आपका बॉडी वेट जितना भी है, मान लो आप 70 kg के हैं, उतने ग्राम नीम के पत्ते का पाउडर, फॉर एवरी 10 kg 1 ग्राम नीम के पत्ते का पाउडर। 50 kg के आदमी के लिए 1 चम्मच 5 ग्राम। सुबह खाली पेट आपको आधे कप गर्म पानी में घोल के पी लेना है। ये है नीम थेरेपी का सबसे बहुमूल्य फॉर्मूला जो इन बच्चों ने किया। और जिनको लगता है कि नीम कैसे हम खाएंगे, हमने ये देखा है 5-6 हज़ार बच्चों में देखा कि बच्चों को नीम बहुत पसंद है। नीम के लिए कोई बच्चा मना नहीं करता, जबकि हमें लगता है कि नीम बच्चा कैसे खाएंगे। आप भी जब खाएंगे 1-2 बार तो आपको अच्छा लगेगा, बुरा नहीं लगेगा, जैसा आपको ऐसा प्रतीत हो रहा होगा। तो खैर, आपने एक अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी बच्चा को देखा, हालांकि बच्चा भी सो रहा था, सोने का टाइम हो गया तो अलग बात है। और हमने सेरेब्रल पाल्सी देखा। एक अगले तीसरे और आखिरी एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। और ये कहानी है काव्यांश की। काव्यांश का